हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विथ कहाँ का कल हमने स्टॉप किया था। हम लोग कल सीख रहे थे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स होना इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन लोग कैपेसिटी रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, हमने थरली समझा था उस चीज़ को एकदम डिटेल में अच्छे से। टेक्निकल रीडिंग बाकी है, आप लोग अपने नोट्स पे जाएंगे, मैं भी अपने नोट्स पे जा रही हूँ। आई एम रीडिंग इट फ्रॉम देयर। Are we ready? Capacity of parties. Capacity to contract means legal ability of a person to enter into a valid contract. Person legally capable होना चाहिए, कानून की नजरों में वो लायक होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कानून के नजरों में। तो हमें सेक्शन 11 ने बताया था कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट हैं। Section 11 of Indian Contract Act specifies that every person is competent to contract who, number one, is of the age of majority according to law to which he is subject to. Number two, and he is of sound mind and he is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject to. मेजर होना चाहिए, मेजर भी ऐसा जो मानसिक संतुलन वाला हो, एंड ये मेजर इंसान डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जब तीनों की तीनों शर्तें फुलफिल होंगी तब एक इंसान केपेबल होगा। इस तरह के दो लोग जो मेजर हो, साउंड माइंड के हो एंड डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, ऐसे दो लोग जब आपस में एग्रीमेंट करेंगे तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो। वन बाय वन इन क्वालिफिकेशंस को डिटेल में डिस्कस किया है, जो हम हिंदी में समझ चुके हैं, इंग्लिश में देखते हैं। क्वालिफिकेशन नंबर 1, मेजोरिटी वाली। हु इज सेड टू बी मेजर? अ पर्सन अबाउट द एज ऑफ 18 इयर्स, जो कि हमने सीखा था। क्वालिफिकेशन ए रेफर्स टू एज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, दैट इज द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज। 18 साल का होना चाहिए। पर्सन्स बिलो 18 इयर्स ऑफ एज are considered minor, therefore incompetent to contract. Qualification B, sound mind वाली, requires a person to be of sound mind, that is he should be in his senses so that he understands the impact. जो बात हमने की थी, ये बच्चे लोग, मानसिक संतुलन नहीं होता है, वो लोग अपना अच्छा बुरा नफा नुकसान सौदे से नहीं समझ सकते हैं, उनको कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले सौदे करने के लिए उकसा सकता है और उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को बचाने से, कपटी लोगों की चपेटे से माइनर लोगों को और मेंटली थोड़े से अफेक्टेड लोगों को बचाने के लिए बोल दिया गया था, भाई ऐसे लोगों के साथ जो मेंटल होंगे, जो माइनर होंगे, तुम अग्रीमेंट कर भी दो तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। यानी तुम एक पागल इंसान से लिखवा भी लो कि उसने तुम्हें घर दे दिया 1 रुपए में, तो भी तुमको उस घर पे कोई हक मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? सो साउंड माइंड का मतलब ऐसा इंसान जिसमें इतनी समझ शक्ति हो कि वो इस अग्रीमेंट से अपना नफा क्या, अपना नुकसान क्या, उसको क्या देना पड़ेगा, बदले में उसको क्या मिलेगा, ये सब चीजें तो समझ सके, ऐसा दिमाग का इंसान होना चाहिए। Requires a person to be of sound mind, that is he should be in his senses so that he understands the implications of contract at the time of entering into a contract. A lunatic, an idiot, a drunken or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. 4 तरह के मेंटल इलनेस बता दिए उन्होंने। ल्यूनैटिक, इडियट, ड्रंकन, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एंड एनी अदर टॉक्सिकेशन। ल्यूनैटिक क्या होता है? जिनको दौरे पड़ते हैं, मतलब वो पूरे दिन भर में
में तो ठीक होंगे, अपन के जैसे नॉर्मल इंसान होंगे, समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, जबरदस्त जबरदस्त नॉलेज होगा उनके पास, लेकिन दिन का कोई ऐसा चीज होता है, एक ऐसा टाइम होता है अचानक से उनको जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो उनको पागल बनने के दौरे पड़ते हैं और फिर वो कुछ भी करने लगते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, बिल्कुल अलग जोन में चले जाते हैं, तब आप उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट? इडियट का मतलब होता है परमानेंटली अनसाउंड, जो कि आप अपने दोस्तों को बोलते रहते हो, परमानेंटली अनसाउंड, हमेशा ही पागल रहता है ऐसा इंसान। ल्यूनाटिक का मतलब होता है जो जिसको दौरे पड़ते हैं। फनी सा एग्जांपल है लेकिन तुमने देखी ये चीज तो मैं तुमको बताती हूँ, जैसे कि गोलमाल का अजय देवगन, वैसे तो वो एकदम ठीक है, लेकिन कोई उसको उंगली दिखा दे तो वो पागल हो जाता है, बौखला जाता है, तब वो कुछ सोचने समझने की सद्बुद्धि शक्ति नहीं रखता, ही लूजेस हिज सेंसेस। तो दौरे पड़ना, अदरवाइज द पर्सन इज फाइन, बट कुछ ऐसी चीज देखकर या कुछ ऐसा समय होता है या मेडिसिन जो वो ले रहा है उसका असर खत्म हो जाए तब उनको दौरे पड़ जाते हैं, तब वो थोड़े समय के लिए अपने सेंसेस में अपने समझ शक्ति खो चुके हो रहे होते हैं। उस समय उनके साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, यानी ऐसे लोग पूरी तरह से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। जब इनको दौरा पड़ा है एंड दे आर मेंटली अनसाउंड, तब वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी हाफ ऑफ द डे जब दे आर मेंटली साउंड, तब वो कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो इट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ल्यूनाटिक मतलब ऐसा इंसान जिसको दौरे पड़ते हैं, हमेशा पागल नहीं रहता, जस्ट लाइक अजय देवगन ऑफ गोलमाल। ओके, जब उंगली दिखाई तब थोड़ी देर के लिए वो पागल हो जाते हैं, उनको कुछ भी बोलो वो हाँ कर देंगे, साइन कर देंगे, आपको आपकी उंगली तोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। तब किया गया कोई भी एग्रीमेंट का वैलिडिटी नहीं होता। उसके अलावा के टाइम पे जब ही साउंड सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, उस टाइम पे किए गए एग्रीमेंट वैलिड होंगे। ल्यूनाटिक पहले किस्म का पागलपन। इडियट हमेशा ही पागल रहता है 24/7, ऐसे लोगों से किए गए एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं हो सकते, कोई चांस ही नहीं। ड्रंकन का भी सेम, जब तक कि अल्कोहल का असर इन पे है और वो अपने सेंसेस खो चुके हैं, बस उतनी सी देर में किया गया कोई भी एग्रीमेंट ऐसे लोगों के साथ वैलिड नहीं होता। अदरवाइज जब उन्होंने नहीं पी रखी है, तब वो अपने सेंसेस में है, तब वो कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और तब किए गए एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। लेकिन व्हेन दे आर ड्रंक, एक बार उन्होंने ड्रिंक कर लिया है और वो ड्रिंक उनको अलग लेवल पे लेकर जा चुका है, मतलब उनको नशा चढ़ चुका है और अब वो सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं, तब किया गया एग्रीमेंट, उस दौरान किया गया एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं, ड्रंकननेस भी ऐसा ही स्टेट था ल्यूनाटिक जैसा कि थोड़ी देर इंसान ऐसा है और जितनी थोड़ी देर इंसान सोचने समझने की सुध-बुध खो बैठा है, उतनी देर में किया गया एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। या कोई और अल्कोहल जैसा कोई और टॉक्सिकेशन आपने करके रखा हो, ड्रग्स वगैरह कुछ भी ले रखे हो, व्हिच शुड नेवर बी कंज्यूम्ड, तब आप सेंसेस नहीं रखते कुछ भी समझने की, तब किए गए एग्रीमेंट्स आर नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। ये चारों सिचुएशंस आप नोट डाउन डेफिनेटली करेंगे। रीजन भी, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस, सुसाइड के एंड ऑल, है ना, हमारे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के अंदर, वैसे क्वेश्चंस आते हैं तुमको कि ऐसा ऐसा हो गया कि एक इंसान ल्यूनाटिक है, यानी दिन में वैसे तो वो ठीक रहता है लेकिन 2-1 घंटे वो सेंसेस खो बैठता है, उसको दौरा पड़ता है, तब उसने एक एग्रीमेंट किया। और अब आप ये बताओ कि उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या, जिस टाइम उसको दौरा पड़ा हुआ था उस टाइम उसने ये एग्रीमेंट किया, आप सोचकर बताओ कि उस टाइम किया गया एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या। यस, उस टाइम किया गया एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तब वो क्वालिफाइड नहीं है, ही इज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट।
getting it. So just note it down quickly. Okay, moving on to our next essential element, अगली सामग्री of making a valid contract, which is consideration. Yes, I know आपको पता है consideration means quid pro quo, something in written. बट अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, फिर इसके बाद जब कंसिडरेशन का चैप्टर आएगा तो और थोड़ा डिटेल में जाएंगे. ओके, कंसिडरेशन होना चाहिए एग्रीमेंट में, मतलब हर एक पार्टी को अपनी कोई चीज देने के बदले में कोई कुछ और मिलना चाहिए. दैट इज देयर मस्ट बी क्विड प्रो को. करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला तुम लोग ने. ये पहला हाफ है. फिर उन्होंने बोला है कंसिडरेशन का मतलब क्या कानून की नजरों में. इन द आइज ऑफ लॉ कंसिडरेशन मीन्स समथिंग वैल्यूएबल. ठीक है, ठीक है. फिर फर्दर बोल रहा है कंसिडरेशन मीन्स, जो कि तुमको अभी अच्छे से समझना है, इट मीन्स सम राइट फॉर वन पार्टी. मान लो ये है पार्टी वन. while some detriment सिंपली बोलो तो लॉस. समझते हैं. मान लो पार्टी वन यानी कि मैं ना रोज सुबह साइकिलिंग करती हूँ 2-3 किलोमीटर, बस दैट्स इट. तो देखते देखते तुमको भी इंस्पिरेशन मिला कि मैम रोज साइकिलिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फिटनेस मिलती है उससे, इट्स गुड फॉर हेल्थ. तो अभी वेकेशन चल रहा है तो क्यों ना हम भी ट्राई करें साइकिलिंग. तो वो जो साइकिल है तुम खरीदने जाते हो तो थोड़ी सी कॉस्टली है, तो तुमने सोचा क्या पता हम तो 2 दिन करके फिर भूल जाए, तो क्यों ना पहले ट्रायल एंड एरर मारे. तो तुम मेरे पास आते हो, बोलते हो मैम क्या अपनी साइकिल 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए हमको दे सकते हो, हमको बस ट्राई करना है कि हमको भी साइकिलिंग करके अच्छा लगता है, पर अगर हमें अच्छा लगेगा ना तो फिर हम ये साइकिल खरीदेंगे जो इतनी महंगी वाली. मैंने कहा ठीक है 2 दिन के लिए ले जाओ आप साइकिल मेरी. आपने कहा मैम आप, मैंने कहा मैं कोई और वर्कआउट कर लूंगी कुछ दिन के लिए. ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने तुम्हें कुछ दिया. यस, पार्टी वन यानी कि सीमा मैम ने आपको क्या दिया, आई गिव यू अ राइट. मैंने आपको साइकिल नहीं दे दी, वो तो मैं आपको साइकिल बेचती ना तो देती. यस, मैंने आपको क्या दिया है, मैंने आपको राइट दिया है, राइट टू यूज माई साइकिल फॉर 2 days. I have not given you the cycle, I have given you right to use my cycle. Clear? Okay, ये मैंने दिया है ना. कंसिडरेशन में ऐसा होता था ना, एक हाथ दे एक हाथ ले, तो मैंने दिया क्या है, मैंने दिया है राइट टू यूज माई साइकिल फॉर 2 days. ओके, अब बात करते हैं कि आपको कुछ मिला है क्या. हाँ, अगर मैंने ये राइट दिया है तो तुमको ये राइट मिला है. You have received a right to use my cycle. Yes, तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी चीज, लेकिन तुमने मुझे कुछ दिया क्या. What have you given? साइकिल का किराया दिया क्या 2 दिन का.
तुमने मुझसे आके पूछा मैम क्या 2 दिन के लिए आप हमको आपकी साइकिल यूज़ करने दोगे? वी जस्ट वॉन्ट टू ट्राई कि हम लोग भी साइकिलिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे इजीली कि हमें खरीदनी है साइकिल इतनी महंगी या नहीं। मैंने कहा तो ले जाओ। बदले में मैंने कोई किराया तो नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, मैंने दिया, तुम्हें मिला, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? I have given you right to use my cycle for 2 days. You have received the right to use my cycle for 2 days. But बदले में तुमने मुझे कुछ दिया, बदले में मुझे कुछ मिला। नहीं मिला। तो क्या यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है? गलत। I will tell you how. अगर मैंने तुम्हें 2 दिन मेरी साइकिल चलाने दी, उसके बदले में मुझे कैश नहीं मिला, ठीक है, तुमसे कुछ कैश या कोई और चीज नहीं मिली, लेकिन बदले में हुआ क्या? मुझे नुकसान। आपको 2 दिन साइकिल यूज करने देने के बदले में मुझे 2 दिन लॉस सफर करना पड़ा कि मेरी ही साइकिल मैं 2 दिन यूज नहीं कर पाई साइकिलिंग करने के लिए। ये भी वैलिड कंसिडरेशन है इन द आईज ऑफ लॉ। आई विल रिपीट इट। ऐसा नहीं है कि हर बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपको भी कुछ मुनाफा होए, मुझे भी कुछ मुनाफा होए। Am I making sense? अगर ऐसा होता तो हर बैलेंस शीट, हर पीएल में फिर मुनाफा ही होता, किसी में कभी लॉस होता ही नहीं। अग्रीमेंट में तो ऐसा भी होता है कि एक को तो फायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ, है ना? एक को फायदा हुए, बदले में दूसरे को नुकसान हुए, स्टिल देयर इज अ वैलिड कंसिडरेशन। जरूरी नहीं कि हर बार दोनों ही पार्टीज को फायदा होए सौदे के अंदर। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट लॉ हैज टू से। लॉ ने बोला समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए। 2 दिन सीमा ने लॉस सफर किया है साइकिल ना चलाने का, अपनी ही साइकिल वो 2 दिन यूज नहीं कर पाई वाला लॉस जो है, सैक्रिफाइस जो उन्होंने किया है इन रिटर्न ऑफ राइट जो तुमको दिया है टू यूज द बाईसाइकिल। आपको बाईसाइकिल चलाने का हक देने के बदले में सीमा को कंसिडरेशन मिला है, पर इस बार कंसिडरेशन पॉजिटिव ना मिलकर उसको कंसिडरेशन नेगेटिव मिला है। उसको कुछ लॉस भुगतना पड़ा, आपको कुछ मुनाफा, कुछ फायदा दिलाने के बदले में, तुम्हें कुछ फायदा देने के बदले में उसको ये लॉस सफर करना पड़ा कि उसको अपनी ही साइकिल होते हुए खुद का 2 दिन का साइकिलिंग सैक्रिफाइस करना पड़ा। एक को फायदा देने के बदले में दूसरे को मिला हुआ सैक्रिफाइस इज ऑल्सो अ वैलिड कंसीडरेशन। क्योंकि इन बिजनेस हमेशा दोनों पार्टीज को फायदा हो ऐसी डील्स नहीं हो सकती। दूसरे को फायदा दिलाने के बदले में पहले को हो सकता है नुकसान भुगतना पड़ा हो। तो उस तरह की डील्स को भी शेल्टर में लाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लाने के लिए, सो दैट आप उस तरह की डील्स में भी धोखा मिलने पर कोर्ट में आ सको। इन्होंने क्लियर कर दिया कि लॉ में कंसीडरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं बोलता कि आपको भी कुछ मिले, इनको भी कुछ मिले। हो सकता है इनको जो मिले वो फायदा हो, आपको जो मिले वो नुकसान हो। हर बार विन विन सिचुएशन हो ये जरूरी नहीं है। डिस्पाइट ऑफ द विन लूज सिचुएशन, party suffering is sufficient consideration for there to make a contract. ये वाला एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करवा दिया। Are we getting it? Yes. Note down करो। I will go little more into the depth of this example. ठीक है?
कंक्लूड किया? अब तक हम ये देख रहे थे कि अगर मैं आपको वॉच दे रही थी तो बदले में मुझे भी 5,000 रुपए मिल रहे थे। तो हो क्या रहा था? आपको राइट टू रिसीव वॉच मिल रहा था, बदले में मुझे भी राइट टू रिसीव मनी मिल रहा था। दोनों को फायदा हो रहा था। यू वर ऑल्सो गेटिंग अ राइट टू रिसीव वॉच, आई वॉज ऑल्सो इन टर्न गेटिंग अ राइट टू रिसीव मनी। बोथ पार्टीज वर एट विनिंग सिचुएशन, बेनिफिटिंग सिचुएशन, दोनों फायदे के सिचुएशंस में थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? आपको तो फायदा मिला, इस बार सौदे में एक पार्टी को घाटा हुआ और दूसरी पार्टी को फायदा, जो रियल लाइफ में होता है। और यही चीज समझाने के लिए ये एक रियल लाइफ केस स्टडी बता रही हूँ मैं आपको। हकीकत का लॉ है, केस स्टडी हुआ था, वो बता रही हूँ। लॉ ने ये एग्जाम्पल देकर सेट किया है कि एक पार्टी को जो फायदा मिला है, किस चीज के बदले में मिला है? ये है इन रिटर्न ऑफ दूसरी पार्टी का किया गया सैक्रिफाइस। कुछ लॉस उन्होंने बेयर किया है, तब जाकर आपको कुछ फायदा मिला है। तो आपके फायदे के बदले में दूसरी पार्टी को भुगतना पड़ा लॉस, इज ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन, नॉट अ बिग डील। ये भी एक प्रॉपर कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन कैन बी राइट के बदले में राइट, या राइट के बदले में लॉस। दैट इज, अब इन राइट्स के और लॉस के अलग अलग वर्ड्स आएंगे। एक को बेनिफिट, दूसरे को फॉरबेरेंस यानी कि सेक्रीफाइस। एक को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या लॉस बेयर करना पड़ेगा, डिट्रीमेंट होगा। दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। ये सीखा हमने इस चीज से, इस एग्जाम्पल से। ठीक, सो कंसिडरेशन अब तक तो पढ़ रहे थे राइट के बदले में राइट इज अ कंसिडरेशन, बट अब क्या पढ़ रहे हैं? कंसिडरेशन में ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी को तो कोई राइट मिले, बल्कि इन रिटर्न अदर पार्टी सफर्स सम लॉस, है ना? या एक पार्टी को कोई बेनिफिट मिले, दूसरे को कोई फॉरबेरेंस यानी कि कोई सेक्रीफाइस करना पड़े। एक को तो कोई इंटरेस्ट अक्रू होकर मिले, जबकि दूसरे को कोई लॉस बेयर करना पड़े, डिट्रीमेंट। तो भी वैलिड कंसिडरेशन है। बदले में मिला ना, कुछ मिलना चाहिए, फिर चाहे वो नफा हो या नुकसान। गॉट माय पॉइंट? बदले में कुछ मिलना चाहिए वैल्यूएबल, फिर चाहे वो मॉनेटरी गेन हो या मॉनेटरी लॉस, कोई फायदा हो या कोई नुकसान। हर बार सौदे ऐसे नहीं होते जिसमें दोनों को फायदा हो, ऐसे भी तो सौदे होते हैं जिसमें एक को फायदा हो, दूसरे को नुकसान। Am I making sense? ओके, इसको रीड करते हैं। इसी के साथ अपना अगला एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट होता है कंसीडरेशन का। लेट्स रीड इट टेक्निकली, बैक टू आवर नोट्स। कंसीडरेशन इज रेफर्ड टू एज क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, a valuable consideration in the sense of law may include either in some right, interest, benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other party। समझ आया? कंसीडरेशन कानून की नजर में ये भी होती है कि जब एक पार्टी को कोई राइट, बेनिफिट, इंटरेस्ट मिले और दूसरी पार्टी को बदले में कोई लॉस, कोई सैक्रिफाइस, कोई डेट्रीमेंट फेस करना पड़े। क्लियर? अब कंसीडरेशन के बाद अगला, कंसीडरेशन होना चाहिए, लेकिन वो भी कैसा कंसीडरेशन? लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्ट, इलीगल कंसीडरेशन can't make an agreement a valid contract। हमें थोड़ा सा तो पता है, लेकिन अभी फिर डेप्थ में जाएंगे जैसे कंसिडरेशन में गए थे। यस, आई नो, आपको पता है कि कब कब इलीगल कामों के लिए जब भी आप कोई एग्रीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसा कि तुम्हारा वो गुंडा अंकल के साथ
सुपारी देने वाला, याद है, मेरी सुपारी देने वाला एग्रीमेंट, वो क्या लॉफुल मकसद के लिए, कानूनी मकसद था या गैर कानूनी मकसद से किया गया था? गैर कानूनी मकसद से किए गए एग्रीमेंट में मिली हुई पैसे या मिली हुई चीज भी तो गैर कानूनी होती है। तो गैर कानूनी ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली उस काम से मिले गए पैसे यानी कि कंसिडरेशन भी गैर कानूनी होगी। ये पहली सीख आपको मिली। तो ऑब्जेक्ट गैर कानूनी नहीं होना चाहिए सो दैट कंसिडरेशन गैर कानूनी नहीं हो। तो एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैसी कंसिडरेशन, कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? कैसी भी कंसिडरेशन नहीं चलेगी, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ कि कब ऑब्जेक्ट को लॉफुल नहीं माना जाता है? आई रिपीट, तो ये बताओ कि कब ऑब्जेक्ट को लॉफुल नहीं माना जाएगा। कुछ 4 से 5 सिचुएशंस है, इनमें से एक भी हिट करा आपके एग्रीमेंट के अंदर तो आपका एग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाएगा। और अगर आपका एग्रीमेंट अनलॉफुल है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता मतलब फिर ऐसे एग्रीमेंट में आप मुकर गए, मैं मुकर गई, तो कोई भी कोर्ट में जाकर केस फाइल करके वादा परफॉर्म नहीं करवा सकता। हमें लीगल एक्शन का राइट नहीं मिलेगा, है ना? Okay, so let's start seeing at the situations. ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी अगर नंबर 1, आपने जो एग्रीमेंट किया है वो फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए किया है। या आपके एग्रीमेंट अगर कर दिया गया तो एग्रीमेंट would defeat the provisions of law. या immoral है या opposed to public policy है। 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहले फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए किया गया एग्रीमेंट मतलब क्या? एक तो हमने सीखा था कि सामने वाले की मंजूरी धोखे से लेने की। उसमें क्या होता था, एक पार्टी बेचारी पार्टी होती थी यानी कि दुखी राम होती थी, विक्टिम, और दूसरी पार्टी सुखी राम होती थी, रॉन्ग डूअर होती थी। इसीलिए एक तरफा ताकत मिलती थी क्योंकि एक पार्टी तो सही हुआ करती थी, है ना? और एग्रीमेंट बनता था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड्यूलेंट पर्पस वाले में क्या होता है समझना, मैं और आप एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं आपको ये पूछती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस करोगे? अपन क्या करेंगे, एक झूठी मूठी सी कंपनी बनाएंगे। पूरा केस अच्छे से सुनना। मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे? तुमने बोला किस चीज का बिजनेस करेंगे? मैंने बोला लोगों को धोखा देने का बिजनेस करेंगे। तुमने कहा ये कैसा बिजनेस हुआ? तो मैंने तुम्हें कन्विंस किया कि यार आज के जमाने में ईमानदारी से तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा पैसे बनाने में, हमको वैसा जल्दी बनाना है, जल्दी सक्सेसफुल बनना है, तो हमको 2 नंबरी काम तो करने पड़ेंगे। अब चॉइस तुम्हारा है, तुम क्या करना चाहते हो। तुम भी बहक गए मेरी बात में, तो तुमने बोला ठीक है मैम एक्शन प्लान बताओ। मैंने बोला अपन क्या करेंगे, एक झूठी कंपनी बनाएंगे, झूठा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, झूठा सब कुछ उसमें हम लोग एम्प्लॉइज दिखा देंगे और कामकाज की एक्टिंग दिखा देंगे। फिर झूठी कंपनी दिखाकर सबको रिश्वत खिलाकर किसी और की कंपनी को अपनी कंपनी 2-4 घंटों के लिए दिखा देंगे फोटो खींचने के लिए। ऐसे हम सेटिंग करते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे,
इस कंपनी से लोगों को बोलेंगे शेयर खरीदो हमारी कंपनी के, हमें पैसा दो। जैसे ही पैसा मिलेगा हम कंपनी बंद करके फुर्र हो जाएंगे। तुमने कहा मैम ये तो चीटिंग है। मैंने कहा तो क्या, चोरी का ही तो पैसा आपस में बांटने का है। उनको क्या करना था, हमने क्या बिजनेस किया था, ऑफर ही क्या था, अपन दोनों मिलके लोगों को लूटेंगे और लूट का पैसा आपस में बांटेंगे, चोरी का पैसा आपस में बांटेंगे। क्या चोरों की पार्टनरशिप नहीं होती? आर यू गेटिंग इट? तो ये एग्रीमेंट का पर्पस ही क्या था? हमारा एग्रीमेंट, मैंने आपको ऑफर दिया था, क्या तुम मेरे साथ मिलकर लोगों को लूटने में इंटरेस्टेड हो? उस लूट का जो भी पैसा आएगा दोनों आपस में 50-50% बांटेंगे। आपने बोला हाँ। फिर लूट कंपनी बनाकर, झूठी कंपनी बनाकर पैसा लूटने का हो, जैसा कि फिर हेरा फेरी में है। बिपाशा बासु झूठी कंपनी बनाती है, अपनी झूठी कंपनी दिखाती भी है, आपका कॉन्फिडेंस जीतती है, बोलती है पैसा एक का डबल करूंगी, है ना। पैसे लूट लेते हो, फिर रातों रात सब गायब। वैसा ही एग्जांपल बोल रही थी मैं, है ना। तो बिपाशा बासु और वो गुंडा मिले हुए थे, उनकी पार्टनरशिप थी। आर यू गेटिंग इट? तो मैं उन दोनों के एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ। किसके एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ? बिटवीन एंड कौन थे? तोतला सेठ थे ना। इन दोनों के बीच की बात कर रही हूँ। बिपाशा बासु एंड अक्षय कुमार में तो अक्षय कुमार इनोसेंट है। एक तो एग्रीमेंट ये हुआ था उस पिक्चर में कि बिपाशा बासु एंड तोतला सेठ ने मिलकर लोगों को उल्लू बनाया था। दूसरा ये हुआ था कि फिर बिपाशा बासु ने क्या किया था, अक्षय कुमार को उल्लू बनाया था। तो ये दो एग्रीमेंट्स बने थे। ये पहला एग्रीमेंट, इसमें तो दोनों ही, कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है, दोनों ही गलत काम के लिए मिल रहे हैं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऐसे लोगों को तो डिस्करेज करना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, बिपाशा बासु एंड तोतला सेठ ने मिलकर लोगों को उल्लू बनाने का, कंपनी झूठी कंपनी बनाकर लोगों का पैसा एक का डबल करके देंगे बोलकर उनका पैसा लेकर और फिर गुम हो जाने का प्लान बनाया। और जो भी पैसा मिलेगा उसको आधा आधा आपस में बांट देने का प्लान बनाया, मान लो। ठीक है, अब मान लो बिपाशा बासु, ऑब्वियसली बिपाशा बासु जाके पैसे लेकर आती थी। बिपाशा बासु पैसे लेकर आए पर तोतला सेठ को दे नहीं। आर यू गेटिंग इट? बिपाशा बासु पैसे लेकर आ जाए पर तोतला सेठ को उसका हिस्सा देने से मना कर दे, तो तोतला सेठ को कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा बिपाशा बासु से मांगने का हक मिलना चाहिए क्या? चलो मान लो तोतला सेठ जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में जाकर बोलते हैं जज साहब मैंने और बिपाशा ने मिलकर प्लान बनाया था कि हम लोगों को उल्लू पटाएंगे, उनको धोखा देंगे, उनसे उनका पैसा एक का डबल करके देने का वादे से लेंगे और फिर उनको कभी वापस नहीं लौटाएंगे, और उससे जो भी पैसा मिला होगा उल्लू पटाकर लोगों का, उसको मैं और बिपाशा बासु आधा आधा बांटेंगे। अब बिपाशा बासु को कहो कि मुझे मेरा 50% पैसा दे, लगता है कि जज को हेल्प करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। दोनों को उठा के जेल में डालो। क्या बोलेगा जज? दोनों को उठा के जेल में मार डालो और इनसे जितना भी इनके घर से पैसा निकलता है, जिन जिन से लिए उनको बांटो। क्योंकि एक क्रिमिनल को कभी न्याय नहीं मिल सकता, एक रॉन्ग डूअर को कभी न्याय नहीं मिल सकता। इस वाले एग्रीमेंट में जब तक की बात हो रही है बिपाशा एंड तोतला सेठ की, दोनों ही गलत है। दोनों ही का पर्पस क्या था? फ्रॉड्यूलेंट मकसद से, लोगों को धोखा देने के मकसद से ये लोग एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे थे। तो इनके बीच वाला एग्रीमेंट इज फ्रॉड्यूलेंट पर्पस। इसमें तो दोनों ही गलत हैं, दोनों में से किसी को कोई बेचारा नहीं है, दोनों में से किसी को कोई लीगल एक्शन का राइट नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए इसको बोल दिया अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट, और इसीलिए वॉइड। वॉइड बोले तो जिसमें याद है nobody gets a right legal action, याद आया?
ना तो बिपाशा बासु को कानूनी केस का हक, ना तो तोतला सेठ को। ऐसे लोगों को तो डूबना चाहिए पैसा आपस में, लड़ मरना चाहिए, ताकि अगली बार ऐसी पार्टनरशिप्स हो ही ना, और ऐसे बहुत सारे लोगों को ये लोग परेशान करे ही ना। हाँ, तुम्हारे मन में आ रहा होगा फ्रॉड, तो वो किसके साथ हुआ है, कंसर्न फ्री किसका नहीं है, अक्षय कुमार का नहीं है। यहां पे केस बनेगा कि कंसर्न इज नॉट फ्री। यहां पर बिपाशा बासु ने धोखे से अक्षय कुमार से हाँ बुलवाया है, उसको उल्लू पटाया है। बिपाशा बासु गलत करने वाली है, जबकि अक्षय कुमार इस वक्त बेचारा है, विक्टिम है। ये यहाँ पर एक पार्टी सही है और एक पार्टी ईमानदार, एक पार्टी ईमानदार है और एक पार्टी गलत है। ऐसे अग्रीमेंट्स को हम वॉइड तो नहीं बना सकते, क्योंकि फिर तो सही इंसान को, विक्टिम्स को, जिनके साथ गलत हुआ होगा, अन्याय हुआ होगा, उनको भी आने नहीं मिलता कोर्ट। इसीलिए ये वाला एग्रीमेंट कहां जाएगा, इधर, where victim दुखीराम will get a right against wrongdoer। पता पड़ा, पूरा सिचुएशन क्लियर हुआ। कंसर्न नॉट फ्री, फ्रॉड एक अलग किस्सा है, और फ्रॉड्यूलेंट मकसद से साथ में मिलके काम करना एक अलग किस्सा है। यहां पर तो कोई भी सही नहीं है, किसी को भी हक नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल होते हुए फ्रॉडुलेंट पर्पस से किए गए जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाले माने जाते हैं, और इसीलिए वॉइड, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकते। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते मतलब दोनों में से किसी को कोई राइट नहीं मिलेगा लीगल एक्शन का, क्योंकि दोनों ही नाकारा है, बेचारे नहीं। आर यू गेटिंग? जबकि बिपाशा बासु और अक्षय कुमार में फ्रॉड से बिपाशा बासु ने अक्षय कुमार का कंसर्न लिया है। तोतला सेठ और बिपाशा बासु के बीच में तो क्लैरिटी थी कि हम धोखा देंगे लोगों को, उसके लिए अग्री किया था। तो अनलॉफुल इनका पूरी तरह से, इनको अनलॉफुल नहीं बोल सकते, वरना अक्षय कुमार जो कि बेचारा था, विक्टिम था, उसको भी राइट नहीं मिलता। इसीलिए एक तरफा राइट मिला इसमें। कंसर्न नॉट फ्री ये होगा, अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट पर्पस ये होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट पर्पस। क्लियर? यस, आई एम श्योर यू आर। नोट करो सो दैट वी कैन मूव ऑन।